यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि 8 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की? एस.सी. दुबे ने, डी.एन. मजूमदार ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, डार्विन ने। तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की थी एस.सी. दुबे ने। ठीक है, एस.सी. दुबे ने। इसके बाद दूसरा नंबर है, विश्व के देशों की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर है, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है संप्रदायवाद, विकसित संचार व्यवस्था, महिलाओं में जागरूकता, सामाजिक सद्भाव। सांप्रदायिकता, संप्रदायवाद जो है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, प्रभु जात की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? योगेश अटल ने, योगेंद्र सिंह ने, एम.एन. श्रीनिवास से, एस.सी. दुबे ने। तो एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जात की अवधारणा प्रतिपादित किया। जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को बनाया है, मनोरंजक बनाया है, पूरे विश्व से संबंध बनाया है, जागरूक बनाया है, ये सभी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन, ए सभी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 6 नंबर है, भारत में जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण है आर्थिक शोषण, सभ्य समाज से संपर्क, दोषपूर्ण वन नीति, ये सभी। तो यहाँ पर भी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों को क्या कहते हैं? कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसके बाद 8 नंबर है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ? संप्रदायवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद, प्रजातिवाद। तो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप। भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना जो हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, ये 72 में हुई थी, 1872 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सूचना, सोचने नहीं सूचना रहेगा यहाँ पर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था सन 2005 में। ठीक है, सूचना का। फिर इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एकीकरण क्या है? वह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न इकाइयाँ एकता में बंधी होती हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर एक सूत्र में बन जाती हैं। ठीक है, वो एकीकरण कहलाता है। इसके बाद में है, प्रजनन दर क्या है? प्रजनन दर से तात्पर्य प्रति 1000 महिलाओं के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से है। स्त्रियों में प्रजनन आयु आमतौर पर 15 से 50 वर्ष मानी जाती है। यह संपूर्ण जनसंख्या का एक सतही अनुपात है। इसके बाद है 13 नंबर, वैश्वीकरण से क्या लाभ है? तो वैश्वीकरण से निम्नलिखित लाभ है, रोजगार में वृद्धि, मुआवजे में वृद्धि, उच्च जीवन स्तर, निवेश में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास। इसके बाद है 14 नंबर, एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? तो एकल परिवार एक पारिवारिक इकाई है जिसमें 2 माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार को कभी कभी तत्कालिक परिवार या प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है। इसके बाद है 15 नंबर, समर्थन मूल्य से क्या तात्पर्य है? सरकार कुछ विशेष कृषि उत्पादों पर अधिकतम समर्थन मूल्य निर्धारण करती है। यदि कृषकों को बेहतर लाभ प्राप्त होता है तो वह अपने उत्पादों को खुले बाजार में भी बेचने हेतु स्वतंत्र है। इसके बाद है 16 नंबर, समाज में कानून की भूमिका क्या है? कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्य के निर्धारण में तथा नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद है 17 नंबर, उपभोग की संस्कृति किसे कहते हैं? ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां उपभोग करने की प्राथमिकता दी जाती है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। इस संस्कृति में लोग दूसरे को दिखाने के लिए सामान खरीदते हैं। इसके बाद 18 नंबर है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने साल 1828 में की थी। इसकी शुरुआत में इसका नाम ब्रह्म सभा था। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और उन्हें भारतीय नवजागरण का जनक माना जाता है।
इसके बाद 18 नंबर है पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण लिखिए। तो पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण निम्न है। पहला है चिपको आंदोलन, दूसरा है नर्मदा आंदोलन और तीसरा है जंगल बचाओ आंदोलन। इसके बाद है 20 नंबर ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है जाति व्यवस्था का अस्तित्व पाया जाता है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। प्रयास संयुक्त परिवार का अस्तित्व पाया जाता है। ठीक है, संयुक्त परिवार का अस्तित्व पाया जाता है और जनसंख्या का घनत्व कम होता है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों के कारण हुआ। औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा, संवैधानिक सुधारों और सामाजिक आंदोलनों ने जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। आरक्षण नीति और कानून सुधारों ने समानता को बढ़ावा दिया। आधुनिकता और वैश्वीकरण ने भी जाति आधारित पहचान को कमजोर किया। इसके बाद है 22 नंबर भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के प्रमुख कारण है कन्या भ्रूण हत्या, बालिका उपेक्षा, शिक्षा और जागरूकता की कमी, दहेज प्रथा, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव तथा स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता, पुत्र संतान की चाह और पारंपरिक मानसिकता भी इस असंतुलन को बढ़ावा देती है। इसके बाद है 23 नंबर औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली कमजोर हुई। रोजगार की तलाश में लोग शहरों की ओर प्रवास करने लगे, जिससे छोटे एकल परिवार बढ़े। आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद को महत्व मिलने लगा। पारंपरिक पारिवारिक संरचनाएं ढीली पड़ गईं, जिससे पारस्परिक निर्भरता और संयुक्त पारिवारिक मूल्य प्रभावित हुए। इसके बाद है 23 नंबर ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ग्राम पंचायत स्थानीय शासन की एक मूल इकाई है, जिसकी शक्तियाँ प्रशासन, विकास और न्याय से जुड़ी होती हैं। यह ग्रामीण विकास योजनाएं लागू करती हैं, जल आपूर्ति, सड़क स्वच्छता और प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करती हैं। कर वसूलने, विवाद निपटाने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी इनकी होती है। इसके बाद में है मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर क्या कह रहा है, पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरणीय आंदोलन वे संगठित प्रयास हैं जो पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए किए जाते हैं। ये आंदोलन वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाते हैं। चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर है सामाजिक आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। सामाजिक आंदोलन समाज में बदलाव लाने के लिए सामूहिक प्रयास होते हैं। ये असमानता, अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं और नीतिगत सुधारों में मदद करते हैं। उदाहरण स्वरूप स्वतंत्रता संग्राम, दलित आंदोलन और नारीवादी आंदोलन महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो प्रत्येक उत्तर के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे 8 अंक। भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है। तो भारत में पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों में भेद करना कठिन है, क्योंकि कई पुराने आंदोलन आज भी जारी हैं और नए संदर्भों में विकसित हो रहे हैं। पुराने आंदोलन जैसे स्वतंत्रता संग्राम, दलित उत्थान आंदोलन और किसान आंदोलन सामाजिक न्याय और अधिकारों पर केंद्रित थे, जबकि नए आंदोलन जैसे पर्यावरण संरक्षण, नारीवादी आंदोलन और LGBTQ पर अधिकार आधुनिक मुद्दों को उठाते हैं। इसके बाद आगे लिखेंगे हालांकि दोनों में कुछ समानताएं हैं। संगठित विरोध, जन भागीदारी और सामाजिक सुधार की मांग। पुराने आंदोलन जाति, वर्ग और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ थे, जबकि नए आंदोलन पर्यावरण, मानवाधिकार और समानता से जुड़े हैं। इसके अलावा कई नए आंदोलन पुराने आंदोलनों से प्रेरणा लेते हैं और उसकी रणनीतियों को अपनाते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य और तरीकों में निरंतरता के कारण दोनों के बीच स्पष्ट विभाजन करना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें विस्तृत में अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। फिर 28 नंबर उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। तो उपनिवेशवाद एक ऐसी नीति है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देश या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, व्यापार पर नियंत्रण और स्थानीय जनता पर प्रभुत्व बनाता रहता है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद में है उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद का विकास। उपनिवेशवाद के विरोध में भारत में राष्ट्रवाद विकसित हुआ। ब्रिटिश शोषण, आर्थिक लूट, सामाजिक भेदभाव और सांस्कृतिक दमन के खिलाफ भारतीयों में जागरूकता बढ़ी। 1857 का विद्रोह पहला बड़ा संगठित प्रयास था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और विभिन्न आंदोलनों जैसे स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया। इसके आगे लिखेंगे
प्रेस शिक्षा और सुधार आंदोलनों ने भी लोगों में एकता और स्वतंत्रता की भावना जगाई। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे नेताओं ने राष्ट्रवादी चेतना को बढ़ावा दिया, जिससे 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। फिर अथवा करके इसमें भी है, भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद है 29 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए। तो भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारण, पहला आगे लिखेंगे, भारत एक बहुसांस्कृतिक और धार्मिक देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से सहाअस्तित्व में रहे हैं। इस विविधता ने धर्मनिरपेक्षता को मजबूरी दी। भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को मौलिक सिद्धांत के रूप में अपनाया, जिससे राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। इसके बाद है संवैधानिक प्रावधान। भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और राज्य को किसी धर्म विशेष का पक्ष लेने से रोकता है। सामाजिक विविधता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्मों की उपस्थिति ने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा दिया है। इसके बाद अगला हेडिंग, स्वतंत्रता संग्राम। गांधी जी और नेहरू जैसे नेताओं ने सभी धर्मों की समानता और सहिष्णुता पर जोर दिया। फिर है कानूनी संरक्षण। सांप्रदायिकता रोकने के लिए विशेष कानून बनाए गए, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। इसके बाद आगे है, भारत में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, आपसी सम्मान और कानूनी सुरक्षा पर आधारित है, जो इसकी स्थिरता और एकता को मजबूत करता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया हुआ है, हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।